अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा गला भी ख़राब है, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 हम पढ़ चुके हैं सी लैंग्वेज में। अभी तक हमने जितना पढ़ा सीक्वेंस स्ट्रक्चर पढ़ा, मतलब हम प्रोग्राम जितना भी लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर सारी की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और उसी तरतीब से एग्जीक्यूट होती हैं जिस तरतीब से हमने कोड लिखा होता है। लेकिन इस चैप्टर में आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और कुछ स्टेटमेंट्स स्किप होंगी कंडीशन की बेस पे। अब ये कंडीशन क्या होती है? कंडीशन एक एक्सप्रेशन होती है, कंडीशन एक स्टेटमेंट होती है। रिलेशनल एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आता है, मतलब बूलियन रिजल्ट आता है। अब देखें, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और स्विच स्ट्रक्चर। हो सकता है आपको ये चैप्टर थोड़ा शुरू में मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कंप्यूटर पे परफॉर्म कर करके देखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगला चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। रेपिटेशन स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमने लूप्स पढ़नी है, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। तो इस चैप्टर के अंदर हमने जो सबसे जहाँ से हमने इसको स्टार्ट लेना है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इनकी जो एक्सप्रेशंस होती हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशंस, ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देती हैं और उन्हीं ट्रू और फॉल्स को इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर और स्विच स्ट्रक्चर यूज करते हुए फर्दर डिसाइड करता है कि कौन से स्टेटमेंट को जो है एग्जीक्यूट करना है और किसको स्किप करना है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू सभी जानते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं इनको। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स कॉल्ड एक्सप्रेशन। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल हो उसको रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। हमेशा रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो जो ट्रू या फॉल्स में आता है जिसको हम बूलियन रिजल्ट कहते हैं और उसको आगे इफ जो है वो इस्तेमाल करता है स्टेटमेंट। तो इस एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं ताकि उसके अंदर हम इसका रिजल्ट रख सकें और उस रिजल्ट को देख सकें। तो मैं एक रिजल्ट नामी वेरिएबल लेता हूँ। रिजल्ट इक्वल, मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 5 ग्रेटर देन 2। देखिए 5 ग्रेटर देन 2, 5 बड़ा है 2 से, ये बात दुरुस्त है। कंडीशन चूँकि एक्सप्रेशन चूँकि ट्रू है इसलिए ये एक रिजल्ट जनरेट करेगी जो कि 1 होगा और वो 1 आएगा RES के अंदर। हम इसको शो करवाते हैं, ओके। और इसमें हम यहाँ पे %d लगाते हैं, ओके। कॉमा के बाद RES लिखा और यहाँ पर सेमीकोलन। मैं इस कोड को यहाँ से एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करता हूँ, ओके। देखिए आपको रिजल्ट मिल रहा है 1 का मतलब ट्रू। मैं कहता हूँ जी 5 ग्रेटर देन 20, 5 बड़ा है 20 से, ये बात तो दुरुस्त नहीं है, लिहाजा कंडीशन फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो रिजल्ट जो है ना वो हमेशा 0 आता है। ये देखें रिजल्ट 0 है, ओके। चलें, ये तो थी ना, अगर बात गलत होती है तब रिजल्ट 0 आता है, जब बात दुरुस्त होती है, एक्सप्रेशन ट्रू होती है तो रिजल्ट 1 आता है। क्या यहाँ पर कंडीशन ट्रू है? 5 ग्रेटर देन 5, नो, बिल्कुल भी नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स है। हम इसको अगर रन करके देखें तो हमें रिजल्ट यहाँ पर भी 0 ही मिलेगा क्योंकि ये इक्वल है। देखिए रिजल्ट 0 आ रहा है। हाँ, इक्वल वाला ऑपरेटर यहाँ पर होता, देखिए मैंने डबल इक्वल लगाया। सिंगल इक्वल का मतलब ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। जब डबल इक्वल लगाया जाता है तो उसका मतलब कंपैरिजन होता है, वैल्यूज़ को चेक करना क्या ये दो वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं या नहीं। चलें, ध्यान से देखना है आपने। अब मैं इस कोड को अगर यहाँ पर रन करता हूँ तो मुझे बिल्कुल ठीक रिजल्ट मिलेगा 1। ओके,
चलें बात को यहाँ पर आपने समझना है। मैं बजाय एक और एक्सप्रेशन लूँ, इसी को चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ग्रेटर देन। देखें इक्वल होने पे ये रिजल्ट ट्रू दे रहा था, ग्रेटर देन इक्वल होने पे भी ये रिजल्ट हमें ट्रू ही देगा। देखें इसका मतलब ये है या पहली वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए इससे, या पहली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए इसके। ओके इक्वल है तब भी रिजल्ट ट्रू आ रहा है। इस साइड पे देखिए मैं 2 लिख लेता हूँ, 2 ना ग्रेटर है ना इक्वल है, रिजल्ट आपको इस बार फॉल्स मिलने वाला है, 0। ओके और ये रिजल्ट 0 आ रहा है। हाँ अलबत्ता इस साइड पे हम बड़ी वैल्यू लिखते हैं, पहली वैल्यू बड़ी है दूसरी से, अब रिजल्ट आएगा ट्रू। ओके और ये ट्रू कोई भी ऑपरेटर हो। देखिए मैं यहाँ पर लेस देन लगा लेता हूँ, 20 लेस देन और इक्वल टू 5। देखिए ना लेस है ना इक्वल है, रिजल्ट फॉल्स आएगा। ओके फॉल्स आ रहा है। आप बाकी ऑपरेटर्स को खुद ट्राई करिएगा, देखिएगा कैसे रिजल्ट्स आते हैं। ओके और उसके बाद आपने मुझे बताना है कि ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको मज़ीद LCD पे क्लास के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं जस्ट तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके देखिए जैसे इसका रिज़ल्ट आ रहा है ना 1 और 0, इसी तरह फिज़िक्स के अंदर आप लोगों ने एंड गेट, और गेट और नॉट गेट पढ़ा होगा। अगर दोनों इनपुट 1 हो तो रिज़ल्ट जो है वो 1 आता है, अगर दोनों ही 0 हो तो रिज़ल्ट जो है वो 0 आता है। तो यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर का सिंबल है। देखिए दोनों अगर यहाँ पर 1 है ओके तो रिज़ल्ट 1 आएगा। हम इसको टेस्ट करते हैं, दोनों साइड्स पे एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट जो है वो ट्रू है तो रिज़ल्ट ट्रू आ रहा है। अब बड़े ध्यान से देखना है आपने। इसी तरह यहाँ पर एक साइड पे 0 आ जाता है और दूसरी साइड पे 1, रिजल्ट जो है वो 0 हो चुका है। एक भी 0 तो रिजल्ट 0। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक और एम्परसेंड साइन जो है वो लगा लेता हूँ। बड़े ध्यान से आपने देखना है और मैं यहाँ पर एक और 1 लिख लेता हूँ। ओके ध्यान दें, यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेते हैं। ओके इस बार 3 रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर 3 अलग अलग रिलेशनल एक्सप्रेशन भी लिखी जा सकती हैं। देखें क्लास में समझा रहा होता हूँ, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं आप लोग कि रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या हैं। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे, इसलिए मैं क्वेश्चन भी खुद ही पूछता हूँ और आंसर भी खुद ही करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज़ रिलेशनल एक्सप्रेशन। मैं इसका आंसर कर रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर लिखा था कि 5 ग्रेटर देन 2, इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का सैंपल इस्तेमाल हो रहा था। वो रिलेशनल एक्सप्रेशन थी और जो वो हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली वही यूज़ होती हैं, मैं आगे चल के आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ सारी चीज़ें। खैर यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर 3 रिज़ल्ट्स हैं, एक भी 0 होता है तो रिज़ल्ट आपको 0 ही मिलेगा। ये देखिए रिज़ल्ट 0, मैं सभी को 1 कर देता हूँ तो तब जाके रिज़ल्ट जो है वो 1 आएगा। आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि ये अगर तीनों को ही 1 रखना है तो हमने पहले ही 1 रख लेते, तो ऐसा नहीं है। हम आगे चल के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम 3 नंबर या 4 नंबर एंटर करेंगे, उनमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड करेंगे, तो आपको तब जाके समझ आएगी कि इसका एक्चुअल यूज़ जो है वो कहाँ पर है। फ़िलहाल हम एक कंसेप्ट देख रहे हैं कि अगर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, देन रिज़ल्ट हमें ट्रू मिलेगा। एक भी 0 होता है, कोई एक, तो रिज़ल्ट जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए रिज़ल्ट जो है वो 0 आ रहा है। हमने रिलेशनल और लॉजिकल दोनों ऑपरेटर्स जो है वो पढ़े। अब हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। मैं यहाँ पर इसको एक दफ़ा थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर देता हूँ, दोबारा जो है वो राइट कर लेंगे जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ स्टेटमेंट को सबसे पहले समझते हैं। अभी मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि इसका जो रिज़ल्ट होता है 1 या 0, उसको इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है इफ़ में, और आगे रिज़ल्ट जो वो दिया जाता है। मैं यहाँ पर एक प्रिंट एफ लिखता हूँ, ओके, और उस प्रिंट एफ के अंदर मैं लिखता हूँ जी कोड नेस्ट। व्हाट इज़ कोड नेस्ट? कोड नेस्ट मेरे इदारे का नेम है, एकेडमी का नेम है, जहाँ पर मैं कोर्सेज करवा रहा होता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ। 1 मतलब ट्रू, कंडीशन ट्रू है
जब कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेगी, एग्जीक्यूट होगी। अगर यहाँ पर 0 होगा उसका मतलब ये होता है कंडीशन फॉल्स, और फिर स्टेटमेंट को स्किप कर दिया जाता है। चलें अब इसको देखते हैं। देखें कोड नेस्ट लिखा हुआ स्क्रीन पे शो हो रहा है। ओके, कोड नेस्ट में स्पेस दे देते हैं तब भी ठीक है। देखें अगर यहाँ पर 0 आता है इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है। अब इफ़ के बाद आने वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, कंप्यूटर इसको इग्नोर करेगा। आप देख रहे हैं कोड नेस्ट लिखा हुआ शो नहीं हो रहा। अब एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि यहाँ पर सेमीकोलन क्यों नहीं है जब हर स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन आता है। असल में ये होता है कि इसका सिंटैक्स इसको लिखने का। अब देखें स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन आ रहा है ना, कोड को एग्जीक्यूट करके देख लें, किसी किस्म का कोई एरर नहीं आ रहा है नहीं आ रहा। मैं कैसे करता हूँ, मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ओके, और एक के अंदर मैं लिख लेता हूँ जी चिश्तिया साइंस गर्ल्स कॉलेज। चिश्तिया साइंस कॉलेज फॉर गर्ल्स। ओके, देखें मैं एक को बंद कर देता हूँ। मैंने इसको बंद कर दिया। जब इसको बंद किया और एग्जीक्यूट करता हूँ, देखें एक शो हो रहा है चिश्तिया साइंस कॉलेज फॉर गर्ल्स। ओके, अच्छा मैं इसको 0 कर देता हूँ और इसको बंद कर लेता हूँ। बड़े ध्यान से देखना है आपने। अभी मैं जब इस कोड को रन करूँगा कोड नेस्ट लिखा हुआ आपको शो होगा और चिश्तिया साइंस शो नहीं होगा। इसका मतलब ये है, देखिए मैं यहाँ से इसको एंटर दबा देता हूँ, यहाँ से इसको एंटर दबा देता हूँ। अब आप इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे। जिसके अंदर 1 है उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। जिस स्टेटमेंट में कंडीशन इफ इसके अंदर कंडीशन फॉल्स है, जिस इसमें वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि अगर हमने ये 1 खुद ही देना है तो फिर हम ये ऊपर वाला इफ लिखें ही ना, वैसे ही प्रिंट एफ लगा लें। अगर हमने इसको डिस्प्ले नहीं करवाना तो ये हम 0 लिखने की बजाय हम सारा ही ना लिखें, तो ऐसा नहीं है। अभी अगली एग्जांपल से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इसके पीछे कहानी क्या है। चलें इस कहानी को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल थोड़ा समझिएगा। हमने एक नंबर एंटर करना है और उस नंबर को देखना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा। इस वेरिएबल में वैल्यू देने के लिए मैंने प्रिंटफ लिखा। ये प्रिंटफ और स्कैनफ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। यूज़र से वैल्यू लेने का एक तरीका होता है जिसमें हमने लिखा इंटर एनी नंबर। ओके, ये एक हमने मैसेज दिया, मैंने यहाँ पर स्कैनफ लिखा। ओके, और इस स्कैनफ के अंदर मैंने यहाँ पर %d लिखा, एम्परसेंट साइन यहाँ पर लगाया कॉमा के बाद और n लिख दिया। देखिए नंबर हम एंटर कर चुके हैं, अभी टेस्ट करना बाकी है। जो चीज़ें अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ी देर पहले मैंने रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखी जिसमें मैंने लिखा 5 > 2। अगर वो ट्रू थी तो रिजल्ट 1 आ रहा था। अगर मैंने फिर लिखा 20 > 5 तो कंडीशन फॉल्स थी। जब कंडीशन फॉल्स थी तो 0 आ रहा था। देखिए उसी 0 और 1 को दिखने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया था RES। अच्छा, आपके जहन में ये हो सकता है आप रट्टा लगा लें कि हर दफ़ा RES ही लिखना है। मैं अकेला इस बार R लिख लेता हूँ। ओके, R मीन रिजल्ट, तो मैंने यहाँ पर लिखा R इक्वल, देखिए मैं n > 0 से बड़ा हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए मैं जैसे ही 0 से बड़ा नंबर लिखूंगा, कोई भी 1 हो, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, तो हमेशा कंडीशन ट्रू होगी और R में 1 आएगा। देखिए अगर R में 1 आता है, R में 1 कब आएगा? जब 0 से बड़ा नंबर होगा और 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्यों ना मैसेज दूँ नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। बात को समझिए। अभी मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें अब मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। आपने इस बात को समझना है कि इसके पीछे कहानी क्या है। मैंने लिखा जी 5। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा 5 इस n में चला जाएगा और n की वैल्यू 5 है। 5 > 0 अगर कंडीशन ट्रू है।
तो आर में आ जाएगा 1। देखिए अगर यहाँ पर 1 होता है, आपको पता है ये नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है और ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और नंबर इज़ पॉजिटिव शो हो जाएगा। बिल्कुल शो हो रहा है, नंबर इज़ पॉजिटिव। अगेन रन करता हूँ और आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ, बड़े ध्यान से देखना है आपने। इस बार आउटपुट ज़रा डिफरेंट लेते हैं और डिफरेंट इनपुट जो है वो दे के मैंने लिखा जी -4। क्या -4 0 से बड़ा होता है? -4 n में चला गया, -4 ग्रेटर देन 0 फॉल्स। बिल्कुल ये बात गलत है कि -4 0 से बड़ा है, इसमें 0 आएगा। जब जहाँ पर 0 होता है ना इसके अंदर, इन पैरेंथेसिस के अंदर, तो ये स्टेटमेंट चलती नहीं है। क्या ये शो हुआ नंबर इज़ पॉजिटिव? बिल्कुल भी शो नहीं हुआ। देखिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं, हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर स्टार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, इसको हम प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर कहते हैं, हम इसको सॉफ्टवेयर तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो चंद लाइनें हैं कोड की। हाँ प्रोग्राम कह लें, छोटा सा प्रोग्राम। ओके हाँ, आप लोग सॉफ्टवेयर कहना चाहें तो नो इशू। देखिए ध्यान से देखना है आपने, हम तमाम पॉसिबिलिटीज़ रख देते हैं। हो सकता है यूज़र नेगेटिव नंबर इंटर करे, हो सकता है यूज़र 0 इंटर कर दे। मैं चाहता हूँ -1 मतलब कोई नेगेटिव नंबर इंटर करने पे भी कुछ ना कुछ रिज़ल्ट शो हो। तो मेरे जहन में ये बात आई, क्यों ना मैं इसको कॉपी कर लूँ, क्यों ना मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँ और सिंबल यहाँ पर लेस देन का लगा लूँ। देखिए अब जब मैंने -4 इंटर किया, ये तो फॉल्स थी, ये तो चला नहीं। -4 पे ये ट्रू हो रही है, ये चलेगा। मैं यहाँ पर लिख दूँ नंबर इज नेगेटिव। ओके ऐसे ही मैं फिर यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। इस बार मैं इक्वल लगा लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर इज 0। सोचें अगर मैं -4, -5, -6 कोई भी माइनस वाला नंबर इंटर करता हूँ, क्या वो कंडीशन ट्रू होगी? पहले नो, फॉल्स, ये चलेगा ही नहीं। हाँ ये ट्रू हो जाएगी माइनस इंटर करने पे, कोई भी माइनस वाला नंबर इंटर करने पे। तो ये जब ट्रू होगी तो इसमें 1 आएगा और यहाँ पर जब 1 होगा तो ये शो कर देगा नंबर इज नेगेटिव। और ये भी चेक होगी, माइनस पे ये हमेशा फॉल्स रहेगी, पॉजिटिव पे या फॉल्स रहेगी। हाँ पॉजिटिव में कोई भी नंबर एंटर कर दूँ, जैसे 10 है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये और ये दोनों फॉल्स हो जाएंगी। मतलब ये है कि पॉजिटिव नंबर एंटर करने पे पहली कंडीशन, नेगेटिव पे दूसरी और 0 एंटर करने पे तीसरी कंडीशन जो वो ट्रू होगी। एक टाइम के अंदर हम एक नंबर एंटर करेंगे, ना कि 3। जब एक नंबर एंटर करेंगे तो इन तीनों में से एक टाइम में सिर्फ एक ही ट्रू होगी। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या एक ही टाइम में तीनों ट्रू हो सकती हैं? तो नो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एक टाइम में सिर्फ एक नंबर एंटर कर रहे हैं, ना कि 3। अगर आप लोगों के ज़हन में आ रहा हो कि हम एक ही टाइम में तीनों को ट्रू करवा सकते हैं, तो फिर वो कोई और ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि हमने एक नंबर एंटर करना है और चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0। मैं कोड को रन करता हूँ और आपको तीनों पॉसिबिलिटीज़ के लिहाज से नंबर यहाँ पर एंटर करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको चेक कर सकें। देखिए मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ जी 45 ऑफ कोर्स 0 से बड़ा है और ये एक पॉजिटिव नंबर है। देखिए नंबर इज़ पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा मैं अगेन रन करता हूँ और इस बार मैं कुछ और एंटर करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया -15 ग्रेटर देन n में चला गया। क्या ग्रेटर देन 0? नो, फॉल्स, ये तो चलेगा नहीं, ये ट्रू है, नंबर इज नेगेटिव। और ये देखिए नंबर इज नेगेटिव का मैसेज आ रहा है। ऐसे ही मैं यहाँ पर अगेन इसको रन करके आपको दिखाता हूँ और इस बार मैंने जब 0 लिखा और एंटर दबाया तो ये देखिए नंबर इज 0 का मैसेज जो है वो आ रहा है। देखिए अब एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। मैंने इस स्टेटमेंट का रिज़ल्ट R में रखा और इस R को आगे इस्तेमाल किया। सोचें इसका रिज़ल्ट R में रखने की बजाय क्या मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। मैंने फिर R वाली कहानी क्यों डाली? सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। अगर मैं R लेता ही ना तो आपको पता ही ना चलता कि जो ये इफ़ स्टेटमेंट है ये कैसे काम कर रहा है। देखें अगर मैं पॉजिटिव नंबर एंटर करता हूँ तो ये एक रिज़ल्ट जनरेट करेगा 1 और उस इफ़ 1 को इस्तेमाल करते हुए इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर पॉजिटिव ना हुआ, नेगेटिव हुआ या 0 तो ये 0 जनरेट करेगा और इस 0 को यूज़ करते हुए
स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लिहाजा हम यहाँ पर भी इसको जो है वो कुछ ऐसे ही जो है वो यूज़ करने वाले हैं। ओके, इसको हम रिमूव कर देंगे। ऐसे ही ये जो कंडीशन है इसको भी हम इधर ले आएंगे। ओके, इसको भी हम रिमूव कर देंगे और यहाँ से हमें आर की भी अब ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा अगर कोई आपसे कहे कि आप एक प्रोग्राम राइट करें जो नंबर को चेक करे कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है, और करना भी सिंपल इफ स्टेटमेंट के साथ है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को जो है वो राइट करेंगे। ओके, ये तो था एक क्वेश्चन। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि हमने एक नंबर एंटर करना है और उसको चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड। अब इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड कौन से होते हैं, क्वेश्चन को करने से पहले हमें कंसेप्ट होना चाहिए, मैथमेटिकल कंसेप्ट होना चाहिए। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, क्वेश्चन आसान होते हैं। हम क्वेश्चन को ही समझने की कोशिश नहीं करते, फिर हमें सोल्यूशन क्या खाक आएगा। नो, इवन नंबर कौन से होते हैं, फ़ौरन से मेरे जहन में आया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ये वो नंबर्स हैं जो इवन नंबर हैं। बिल्कुल ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 एंड सो ऑन ये ऑड नंबर्स हैं। बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर को कैसे बताएं कि ये इवन है, कंप्यूटर को कैसे बताएं कि ये ऑड हैं। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और कंप्यूटर से बाद में हमने रिजल्ट देखना है। हम किसी के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं जिसको नहीं पता कि इवन कौन से होते हैं और ऑड कौन से होते हैं। आपके ज़हन में आएगा आजकल किसको नहीं पता इवन कौन से हैं और किसको नहीं पता ऑड कौन से हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमने कंसेप्ट लेने के लिए ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि हमें वेरिएबल का कंसेप्ट आए, ताकि हमें इफ एल्स का कंसेप्ट आए, हमें इफ स्टेटमेंट का कंसेप्ट आए, रिलेशनल ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहते हैं, लॉजिकल कैसे वर्क कर रहते हैं। ये सारी चीज़ें समझने के लिए हम इन ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। आगे चल के हम बड़े बड़े प्रोग्राम को इंशाल्लाह बनाएंगे और आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो बड़े ध्यान से आपने देखना है। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन में इस हिस्से को यहाँ से रिमूव करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दोबारा से समझाता हूँ। राइट अ प्रोग्राम, इनपुट नंबर फ्रॉम यूज़र। एक यूज़र से नंबर लेना है, एक प्रोग्राम लिखना है। हाँ जी, यूज़र से नंबर मैं ले चुका हूँ। एक वेरिएबल बनाना है, उसमें एक नंबर एंटर कर देना है जो कि हम कर चुके हैं। नंबर को टेस्ट करना है, इवन है जो ऑड है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन ये वो नंबर हैं जो इवन है। मेरे जहन में आया कि मैं अगर 2 पे डिवाइड करके रिमाइंडर लूँ और चेक करूँ कितना कितना आता है इवन नंबर्स पे, तो सब पे ही रिमाइंडर 0 ही आएगा। आप डिवाइड करके चेक कर लें, 2 को 2 पे डिवाइड करें 0 बचेगा, 4 को 2 पे डिवाइड करें जो बाकी बचा वो रिमाइंडर होता है। हम यहाँ पर पहले रिमाइंडर को ही चेक कर लेते हैं कि रिमाइंडर क्या आता है। ओके, हम R ले लेते हैं, फिर हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नंबर रिमाइंडर 2। ओके, हम जस्ट रिमाइंडर ले रहे हैं और कुछ नहीं। मैंने प्रिंटफ लिखा, मैं ओके रिमाइंडर ध्यान से देखना है आपने। परसेंटेज डी, मैं R की वैल्यू शो करवा देता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं जस्ट रिमाइंडर बता रहा हूँ, ना कि इवन ना कि ऑड। ओके, बड़े ध्यान से देखना है आपने। 12 एक इवन नंबर है, देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक कहीं होती तो उसको इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर मैं देखिए मैंने 46 ये भी एक इवन नंबर है, 0 आ रहा है। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं कोई भी लगा लें 0 ही रिमाइंडर आता है। चलें हम एक ऑड नंबर एंटर करके ट्राई करते हैं कि वहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिलता है। 5 ये देखिए रिमाइंडर 1 आ रहा है। एक और ऑड नंबर एंटर करके ट्राई करते हैं कि अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है। जैसे मैंने लिख लिया 47, 1 आ रहा है। यहाँ से ये पता चलता है कि हमेशा 2 पे जब रिमाइंडर लेते हैं ऑड नंबर का 1 और इवन नंबर का 0 आता है। चलें एक रिज़ल्ट का भी वेरिएबल ले लेते हैं और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। रिज़ल्ट इक्वल मैं लिख लेता हूँ जी
इफ़ आर इक्वल 0। देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा, बल्कि रिज़ल्ट अगर ना लें तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर इफ़ लिख लेता हूँ, इस इफ़ के अंदर आर एस, और मैं इस स्टेटमेंट को तो मैं वैसे ही हटा दूंगा, इसकी तो अब ज़रूरत नहीं रही। मैं यहाँ पर लिखूंगा जी प्रिंट एफ। ओके, और उस प्रिंट एफ के अंदर मैंने एक मैसेज दिया, सॉरी नंबर इज A1। सोचिए मैंने ये इतनी लंबी कहानी लिखी, मैं एंटर करता हूँ जी A1 नंबर, आपको पता है रिजल्ट 0 आएगा, 0 बराबर 0 कंडीशन ट्रू, और ये शो कर देगा नंबर इज इवन। मैं 5 एंटर करता हूँ, 5 पे 2 पे रिमाइंडर 1 आता है, 1 इक्वल 0 कंडीशन फॉल्स, इसमें 0 आएगा और ये चलेगा ही नहीं। ओके, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले मैंने इसका रिजल्ट रखा आर में, भी इस आर को इधर कंपेयर किया। तो पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा रन करके आपको इसका रिजल्ट जो है वो दिखा दूँ। 5 एक ऑड नंबर है, और आपको पता है 5 जब n में चला जाएगा, 5 का 2 पे रिमाइंडर 1 आएगा, 1 इक्वल 0 कंडीशन फॉल्स, ये चलेगा ही नहीं। ओके, तो एंटर दबाता हूँ, हाँ जी कुछ भी शो नहीं हुआ। अगेन कोड को रन करता हूँ, और इस बार मैं आपको एक इवन नंबर जो है वो एंटर करके दिखाता हूँ। हाँ जी, नंबर इज इवन शो हो रहा है। सोचें मैं पहले इसका रिजल्ट रखता हूँ आर में, और फिर आर को आगे यूज़ करता हूँ, क्यों ना मैं डायरेक्ट यूज़ करूँ। फिर मैं इसका रिजल्ट रख रहा हूँ आर ई एस में, क्यों ना मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करूँ। ओके, इसकी अब ज़रूरत नहीं रही, लिहाजा हम वेरिएबल भी नहीं लेंगे, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब यहाँ से ये पता चलता है कि नंबर का 2 पे रिमाइंडर अगर इक्वल 0 हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, तो नंबर इवन है। अच्छा देखिए, ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर तो वो होते हैं जिनका रिमाइंडर 1 आता है। और मैं अगर यहाँ पर ये लिख दूँ, सॉरी, और 1 के इक्वल है, सोचें 5 का 2 पे रिमाइंडर 1 इक्वल 0 कंडीशन फॉल्स, लेकिन ये ट्रू हो जाएगी, 1 इक्वल 1 कंडीशन ट्रू है। लेकिन मैं यहाँ पर देख देता हूँ इस बार ऑड, चलें ट्राई करते हैं। ओके, 5 ऑफ कोर्स 1 आएगा, और 1 पे ऑड। ऐसे ही अगर मैं अगेन कोड रन करूँ और मैं कोई इवन नंबर लिख दूँ, बड़े ध्यान से देखना है आपने, मैं यहाँ पर इसको एंटर कर रहा हूँ, तो आ रहा है जी नंबर इज इवन, बिल्कुल परफेक्ट। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। ये क्वेश्चन जो मैंने 2 एग्जांपल्स किए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलें आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं। वीडियो की लेंथ बढ़ रही है, नो इशू, ये आपके लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के इस टाइम पे, ताकि मेरे बच्चों का फ़ायदा हो। बड़े ध्यान से देखना है आपने। देखिए 10:15 का टाइम है, सारा दिन पढ़ाने के बाद इस टाइम में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आ रही है। अगले एग्जाम्पल करने से पहले देखें, जब रिज़ल्ट 1 आता है और मैं यहाँ पर 1 की बजाय नॉट इक्वल 0 लिख दूँ कंडीशन, तो फिर भी ट्रू हो जाएगी और मैसेज आएगा नंबर इज ऑड, 1 नॉट इक्वल 0 कंडीशन ट्रू। नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल मैंने कर लिया, और आपको क्वेश्चन में कह सकता है कि यूजिंग नॉट ऑपरेटर। ओके, देखिए मैं 5 एंटर करता हूँ, 5 पे ऑड का मैसेज आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। अब देखिए हमने इवन नंबर चेक किया, और चेक किया 2 पे तकसीम होता है या नहीं होता पूरा पूरा, 2 पे तकसीम होता है पूरा पूरा तो इवन है, रिमाइंडर 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो 2 पे पूरा तकसीम नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूँ, इसका मतलब क्या है, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। बिल्कुल किसी भी नंबर पे आपको चेक करने के लिए कहा जाए, जैसे एक नंबर एंटर करें और चेक करें 5 पे तकसीम होता है या नहीं होता, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अगर आपको कह दिया जाए नंबर को चेक करें वो 7 पे डिविजिबल है या नहीं है, तो आप 5 की जगह 7 लिखेंगे। तो ये एक क्वेश्चन से आप कई सारे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना है। मैं कहता हूँ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, जब मैंने इसको कॉपी किया तो मैं यहाँ पर आके यहाँ पर सिर्फ नॉट लगाना है, नॉट डिविजिबल बाय 5। ओके,
चलें अब हम यहाँ पर ट्राई करते हैं 5 पे डिविजिबल नंबर कौन से होते हैं। आपको भी पता है 5, 10, 15, 20, 25। मैं एंटर कर देता हूँ 14। क्या ये डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। ऐसे ही मैं कहता हूँ जी, हम एक काम करते हैं 15 लिख लेते हैं। डिविजिबल है बिल्कुल, नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। बिल्कुल परफेक्ट। अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो किए जा सकते हैं, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी इस वीडियो में ना से ही आपके लिए एक और वीडियो रिकॉर्ड करूं जिसके अंदर आपको बहुत सारी एग्जांपल्स करवाऊं, जिनको देख के आप प्रैक्टिस करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस को नोट कर लें, मेरे साथ डिस्कस करें। बड़े ध्यान से देखना है आपने। मैं यहाँ से एक काम और करता हूँ, मैं कहता हूँ नंबर को चेक करना है कि 5 पे और 3 पे डिविजिबल है या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। अगर मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा दूँ, मैं लिख दूँ नंबर रिमाइंडर 3 = 0। इसका मतलब क्या है? अगर एक नंबर 5 पे और 3 पे तकसीम नहीं होता, दोनों पे, जैसे मैं एंटर कर देता हूँ 10, 5 पे तो होता है लेकिन 3 पे नहीं होता, ओके, वो नंबर इज़ नॉट डिविजिबल। ये मैसेज आना चाहिए, डिविजिबल बाय 5 and 3, ओके। अब यहाँ पर सिनेरियो ज़रा डिफरेंट होगा। देखें 5 पे भी तकसीम नहीं होता या 3 पे, दोनों में से किसी एक पे भी तकसीम नहीं होता ना, तो वो नंबर नॉट डिविजिबल में आ जाएगा। यहाँ पर फिर हम आर ऑपरेटर लगाएंगे, ना कि एंड ऑपरेटर लगाएंगे। नंबर रिमाइंडर 3 नॉट इक्वल 0। देखिए 5 पे तकसीम नहीं होता या 3, किसी एक पे भी तकसीम नहीं होता, नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 and 3। तो रन करके देखते हैं ज़रा क्या रिज़ल्ट आता है। इसको लिखने के एक प्रोग्राम को करने के कई मेथड्स होते हैं, तो ये तो मैंने जस्ट आपको एक बताया। 10 5 पे डिविजिबल है लेकिन 3 पे नहीं है, नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 and 3। नेक्स्ट 15 5 पे भी तकसीम होता है, 3 पे भी होता है, तो नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 and 3। दूसरी कंडीशन क्यों नहीं ट्रू? सोचें 15 का 5 पे रिमाइंडर नॉट इक्वल 0, फॉल्स, इक्वल 0। 15 का रिमाइंडर 3 पे नॉट इक्वल 0, फॉल्स, इक्वल 0 आता है, इसलिए ये दोनों की दोनों फॉल्स। अच्छा, आर ऑपरेटर में क्या होता है? आर ऑपरेटर में एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो रिजल्ट ट्रू आता है। एंड ऑपरेटर उसके अपोजिट है, एक भी फॉल्स होती है तो रिजल्ट फॉल्स आता है, ओके। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। बहुत सारी एग्जांपल्स हमने इसमें की। लास्ट एक एग्जांपल करके आपको एक नया टॉपिक जो है वो समझाता हूँ। ध्यान से देखना है आपने। मैं इस बार यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव करने वाला हूँ क्योंकि आप लोग इससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक बार वापस आ रहा हूँ स्क्रीन पे। अब मैं क्वेश्चन पढ़ने लगा हूँ, ध्यान आपको क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए। राइट अ प्रोग्राम, इनपुट 3 नंबर्स, फाइंड मैक्सिमम नंबर एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। 3 नंबर एंटर करें, उनमें से बड़ा नंबर फाइंड करें और स्क्रीन पे शो करवाएं। चलें, जब कहा गया कि 3 नंबर एंटर करें तो ए, बी और सी का जहन में आया कि 3 वेरिएबल बना लूँ। सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, मैक्सिमम, तो मैक्स का भी एक वेरिएबल बना लिया, ओके। सबसे पहले तो एक मैसेज देना ना, एंटर फर्स्ट नंबर, ओके, स्कैन एफ, और यहाँ पर मैं एक मैसेज देता हूँ %d, $, ए। पहला नंबर हम एंटर कर चुके सक्सेसफुली, ओके। तो मेरे ना जहन में आया कि बजाय मैं टाइप करूं, मैं इसको 2 दफ़ा पेस्ट कर लेता हूं, ओके। 2 दफ़ा जब मैंने इसको पेस्ट किया तो यहाँ पर मैं एक मैसेज देता हूँ जी, एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पर बी लिख लेता हूँ, ओके। बी में दूसरा नंबर एंटर किया, यहाँ पर थर्ड, ओके, और यहाँ पर
सी लिख लिया। 3 नंबर मैं एंटर कर चुका हूँ। अपना टाइम बचाने के लिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया था। अच्छा, 3 नंबर एंटर कर चुका हूँ। अब इस क्वेश्चन को करने की कई सारी टेक्निक्स मौजूद हैं। मैं 2 अलग अलग मेथड से ये क्वेश्चन करता हूँ। मैं यहाँ पर एक कमेंट भी डाल देता हूँ, मेथड 1। ओके, फिर हम यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देंगे बजाय रेज करने के। मैं कहता हूँ जी मैक्स के अंदर हमने एक नंबर रख देना है, कोई भी एक, ज़रूरी नहीं है कि ए रखें, बी भी रखा जा सकता है। अगर हम ए रखते हैं तो बाकी 2 को कंपेयर कर लेंगे। अगर बी बड़ा है, देखिए मैक्स के अंदर अब ए की वैल्यू बड़ी है, अगर बी बड़ा है मैक्स से तो मैक्स के अंदर हमने बी रख दिया। ओके, अच्छा एक सिमेट्री रख देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ना भी दें तो स्पेस ना भी दें तो नो इशू। ऐसे ही मैंने एक और इफ लगाया। मैं कहता हूँ सी अगर मैक्स से भी बड़ा है तो मैक्स के अंदर सी की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं थोड़ा इसको समझा के फिर आगे बढ़ूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखें ए की वैल्यू मैक्स में चलेगी। अब अगर बी की वैल्यू उससे बड़ी होती है तो बी की वैल्यू मैक्स में आ जाएगी, और अगर सी की वैल्यू, देखें दोनों में से जो बड़ी हुई मैक्स में आ जाएगी। अगर बी की वैल्यू मैक्स से बड़ी हुई तो बी की वैल्यू इसमें आएगी, अदरवाइज एक ही रहेगी। दोनों में से जो बड़ी हुई मैक्स में आ जाएगी। अगर सी की वैल्यू उस मैक्स से भी बड़ी है अपडेटेड वैल्यू से तो सी की वैल्यू आ जाएगी मैक्स में, अदरवाइज नहीं आएगी अगर छोटी हुई तो इस तरह जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मैक्स में आ चुकी होगी। और यहाँ पर हम मैसेज देंगे मैक्सिमम वैल्यू इज़, मैं परसेंटेज डी कॉमा लगा के मैक्स लिख के ओके, यहाँ पर उसकी सेमीकोलन लगाता हूँ और मैं कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। 3 डिफरेंट वैल्यूज़ एंटर की। अच्छा, पहले स्टेप में मैं सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिख लेता हूँ। ओके, सबसे बड़ी वैल्यू फर्स्ट नंबर में मैंने रखी, आंसर आ रहा है 45। वैल्यूज़ नोट कर लें, 45, 30 और 50। ओके, अगली बार जब मैं कोड को रन करता हूँ, इस बार मैं सिनेरियो बदल देता हूँ। 45 आंसर आ रहा था, मैंने पहले 15 लिखा, फिर मैंने 45 लिखा, फिर मैंने 30 लिख दिया। सेकंड नंबर में मैंने लार्जेस्ट रखी, देखिए अब भी लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये वाली वैल्यूज़ इंटर करें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इस बार मैं सबसे बड़ी वैल्यू सी में रखने जा रहा हूँ। ओके, मैंने 45 लिखा, 85 लिखा, 1112 सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1112, और वह ये 1112 लार्जेस्ट वैल्यू के तौर पे शो हो रहा है। हाँ जी, कौन सी वैल्यू मर्जी इंटर करें, सबसे बड़ी वैल्यू ही शो होगी। मेरी आदत है यहाँ पर स्पेस देने की ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं इस सारे को कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, कमेंट आउट हो चुका है शॉर्टकट यूज़ करते हुए मेथड 2। ओके, और मैंने यहाँ पर लिखा जी मेथड 2, दूसरे मेथड से मैक्सिमम फाइंड करते हैं। ओके, इस बार मैं क्या करता हूँ जी, डायरेक्टली इफ लिखता हूँ। मैं कहता हूँ ए ग्रेटर देन बी। आप लोग सोचते होंगे कि ये बहुत आसान है, इसमें मैक्स नहीं लेना पड़ा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाएंगे। ओके, ए ग्रेटर देन सी, देखिए ए अगर बड़ा है बी और सी दोनों से तो मैक्स में ए रख दें। ऐसे ही एक और कंडीशन लगा लें। अभी तक हम सिंपल इफ पढ़ रहे हैं, इफ एल्स नहीं पढ़ा, इसलिए बार बार इफ लगा रहा हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ जी अगर बी बड़ा है ए से एंड बी ग्रेटर देन सी, ओके, तो मैक्स के अंदर हम रख देंगे जी बी। इफ सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी, देन क्या होगा, मैक्स को हम दे देंगे जी सी। देखिए ये भी एक तरीका है मैक्सिमम फाइंड करने का। मैं आपको एक बात बताऊं, और भी कई सारे मेथड्स हैं जिनको आगे चल के भी हम देखेंगे। और मैं यहाँ पर printf लिख के मैक्सिमम वैल्यू
कॉमा लगाता हूँ, नेक्स्ट लिखता हूँ और इसको शो करवा देता हूँ। ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद 41, 21 और 54, देखिए 54 शो हो गया। ओके, वीडियो को पास करके देख लीजिएगा, मैं बहुत जल्दी वापस चला गया हूँ। ओके, 78, 64 और मैंने यहाँ पर लिख दिया 15। 78 सबसे बड़ी वैल्यू है। आप जो मर्जी वैल्यूज़ इंटर करके देख लें, आपको सबसे बड़ी वैल्यू ही मिलेगी। चलें हम इस प्रोग्राम को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, मैंने आपको दो मेथड बताया इस प्रोग्राम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के। आप मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको इस सिंबल का जो इसकी जो डायरेक्शन है वो बदलनी पड़ेगी और इसकी जगह लेस देन लगाना पड़ेगा। चलें हम आगे बढ़ते हैं और मैं क्वेश्चन को यहाँ से रेज कर देता हूँ। अब हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझा दूँ। हमारे टॉपिक का नाम है जी इफ़ एल्स। इसमें क्या होता है जी, एक इफ़ लिखी जाती है, बोर्ड पे ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ओके, यहाँ पर एक कंडीशन दी जाती है। ओके, और यहाँ पर स्टेटमेंट, कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट चलती है, कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में भी एक स्टेटमेंट मौजूद होती है। ओके, एल्स वाली स्टेटमेंट चलती है। मैं इसको स्टेटमेंट 2 और इसको स्टेटमेंट 1 का नाम दे देता हूँ। देखिए, कंडीशन अगर यहाँ पर ट्रू है रिजल्ट तो ये स्टेटमेंट 1 चलेगी, अगर यहाँ पर फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 चलेगी। सिंपल, इसको हम कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। चलें इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम अभी देखते हैं। मैं यहाँ से इसको यहाँ पर पहले इसको देखते हैं। ठीक है, मैं इफ लिखता हूँ, मैं डायरेक्टली इसके अंदर 1 लिख देता हूँ। 1 का मतलब आपको पता है ट्रू है। ओके, ताकि हम इसको चेक कर सकें कि वाकई जो मैंने आपको बताया क्या ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पर ना लिख लेता हूँ पाकिस्तान। ओके, और एल्स में मैं लिख लेता हूँ जी CHINA, चाइना। देखें, स्टेटमेंट 1 के तौर पे पाकिस्तान और स्टेटमेंट 2 के तौर पे चाइना प्रिंट एफ आ रहा है। देखें, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होती है और कंडीशन अगर फॉल्स है तो रिजल्ट डिफरेंट होता है, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होती है। और यहाँ पर आपको 1 नज़र आ रहा है, 1 का मतलब ट्रू होता है। पाकिस्तान स्क्रीन पे शो होगा और पाकिस्तान स्क्रीन पे शो हो रहा है। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पर 0 कर दूँ, आपको स्क्रीन पे चाइना लिखा हुआ नज़र आएगा, ना कि पाकिस्तान। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया हूँ, जो मुझे बतानी चाहिए थी, हम इसको एक दफ़ा कर देते हैं जी मिनिमाइज, और समझें कि मैं आपको स्टेटमेंट समझा रहा हूँ। सिंपल स्टेटमेंट, कंडीशन फॉल्स है, आपके जहन में आ रहा है कि पाकिस्तान प्रिंट नहीं होगा, और बिल्कुल ऐसा ही है, सही सोच रहे हैं, पाकिस्तान प्रिंट नहीं होगा। क्या ओके प्रिंट होगा? बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि कंडीशन चूँकि फॉल्स है इसलिए ओके भी प्रिंट नहीं होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐसी है जो इस इफ़ के साथ है, दूसरी उससे बाहर है। हम इस लाइन को कहेंगे एसोसिएटेड कोड, और ये एक नॉर्मल कोड है एसोसिएटेड विद कंडीशन। कंडीशन चूँकि फॉल्स है इसलिए पाकिस्तान प्रिंट नहीं होगा, ओके फिर भी प्रिंट होगा क्योंकि ओके उससे बाहर है, ओके प्रिंट हो रहा है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ तो पाकिस्तान प्रिंट होगा, ओके ना, तो फिर भी प्रिंट होना है, ओके तो उससे है ही बाहर, ओके ना, तो दोनों सूरतों में प्रिंट होना है ना। मैं ये चाहता हूँ कि कंडीशन के फॉल्स होने पे जब पाकिस्तान प्रिंट नहीं होता तो साथ होके भी प्रिंट ना हो। ऐसा पॉसिबल है, उसके लिए हमें करनी होगी लिमिटेशन। अगर स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा हों तो हम फिर बॉडी लगाते होते हैं, और मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये जानबूझ के हम थोड़ा आगे करके लिखते होते हैं ताकि हमें ज़रा इसकी रीडेबिलिटी जो है वो बढ़ जाए, इसको रीड करना ज़रा आसान हो। हाँ जी, कंडीशन फॉल्स है, पूरा का पूरा ब्लॉक ही स्किप होगा और ओके भी प्रिंट नहीं होगा इस बार, ये देखें।
ओके भी प्रिंट नहीं हो रहा। इसी तरह एल्स लगाते हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए तो उसका भी ब्लॉक जो है वो बना देते हैं। और मैं printf लिखता हूँ ओके, और मैं यहाँ पर न्यू लाइन कर देता हूँ। न्यू लाइन मुझे मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत बार इसको जो है प्रैक्टिस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर भी, और मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस यूट्यूब पे डाल चुका हूँ जिनके अंदर ये बार बार मैं जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आई थिंक इशू नहीं होगा। ये देखें कि एरर आया। क्यों एरर आया? क्योंकि मैं सेमीकोलन नहीं लगाया, इसलिए एरर आया। पहला एरर है जी आज की वीडियो में, और ऐसा हो नहीं सकता कि वीडियो बने और कहीं कोई एरर ना आए। देखें चाइना और ओके दोनों प्रिंट हो रहे हैं। चलें अब हम असल एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, 2 नंबर में से छोटा नंबर फाइंड करते हैं। इस बार देखें एक हमने x लिया और दूसरा हमने y ले लिया। ओके, और मैं लिखता हूँ जी एंटर। फर्स्ट नंबर कह लें, इंटर वैल्यू ऑफ x कह लें, आपकी अपनी मर्जी है। एंटर फर्स्ट नंबर अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो वो लिख ले इंटर वैल्यू ऑफ x, कोई इशू नहीं है। स्कैन f, और मैं यहाँ पर %d एम्परसेंड साइन x। ध्यान दें मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, और बड़े ध्यान से देखना है। एंटर सेकंड नंबर, और मैं सेकंड नंबर y के अंदर लिख लेता हूँ। ओके, 2 नंबर एंटर कर चुका हूँ। इफ x लेस देन y, कंडीशन ट्रू होती है, x छोटा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू, minimum value is %d, x। ओके, और देखें मैं टाइम बचाने के लिए इसको डुप्लीकेट किया, इसके दरमियान में एल्स लगा लिया। मिनिमम वैल्यू इज़ y। अच्छा, डुप्लीकेट कैसे कर रहा हूँ? बहुत आसान है, आपको मैं समझाता हूँ। मैं कुछ शॉर्टकट्स जो है वो यूज़ करता हूँ, आपके साथ भी शेयर करूँगा। ऐसे डुप्लीकेट करता हूँ। शॉर्टकट तो आपको नज़र नहीं आए, शिफ्ट और ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखें, डाउन एरो की को प्रेस करें, जिस लाइन पे कर्सर होगा वो लाइन आपकी डुप्लीकेट हो जाएगी। ओके, तो बड़े ध्यान से देखना है। मैं यहाँ पर कोड को रन करता हूँ। अच्छा, लिखा जी 45, फर्स्ट नंबर 98, कौन सी वैल्यू छोटी है? 45। कह रहा जी मिनिमम वैल्यू इज़ 45। इस बार 98 पहले और 45 बाद में रखते हैं, चेक करते हैं क्या वाकई दोनों सूरतों में छोटी वैल्यू बता रहा है। हाँ जी, दोनों सूरतों में छोटी वैल्यू शो करवा रहा है, मिनिमम वैल्यू। ओके, हमने देखें इस बार हमने 2 printf लिखे। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने मैक्सिमम या मिनिमम का वेरिएबल लिया था, मैक्स का, इसमें मिनी क्यों नहीं लिया, ले सकते हैं। अब इसको रिमूव करके मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ जी min इक्वल टू x, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी min इक्वल टू y। ओके, इस तरह min के अंदर x या y की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर हम min शो करवा देंगे। तो सिंपल, अब भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। पहले हम डायरेक्ट मैसेज शो करवा रहे थे, हमारे पास इस टाइम अब एक वेरिएबल के अंदर मिनिमम वैल्यू मौजूद है। इसको हम किसी और पर्पज़ के लिए भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैं 2 नंबर एंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ जी जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर लेके शो करवाएं, या उसका स्क्वायर रूट लेके शो करवाएं, या 2 नंबर एंटर करता हूँ, 2 में से जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर रूट लेके शो करवाएं। तो हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं जो बनाना चाहें। बाज़ सूरतों में हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है, बाज़ सूरतों में हमें मिनिमम वैल्यू जस्ट डायरेक्टली शो करवानी होती है। अगर हमें वेरिएबल में चाहिए तो हमें ये मेथड यूज़ करना होगा। अगर डायरेक्ट शो करवाना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर वेरिएबल के अंदर नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट भी शो करवा सकते हैं। चलें हम आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं जो अभी तक हमने नहीं किया, क्लास में भी नहीं किया अभी तक। मैं कहता हूँ जी 2 नंबर एंटर करता हूँ और देखता हूँ कि
पहला नंबर दूसरे को पूरा डिवाइड करता है या नहीं करता? बहुत सिंपल, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा, इसको भी रिमूव कर दूँगा, ओके, और इसको भी रिमूव कर दूँगा, और मैं आपके साथ दोबारा से क्वेश्चन ये है कि 2 नंबर एंटर करें और चेक करें कि फर्स्ट नंबर सेकंड को पूरा डिवाइड करता है या नहीं। सेकंड नंबर इज़ डिविजिबल बाय फर्स्ट और नॉट। तो 2 नंबर एंटर करेंगे, सबसे पहले 2 वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर वैल्यूज एंटर करेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, जो कि यहाँ पर मैं कर चुका हूँ, ओके। अब ये देखना है कि सेकंड नंबर इज़ डिविजिबल बाय फर्स्ट और नॉट इफ़ y रिमाइंडर x इक्वल 0। देखिए, अगर y का x पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब ये है कि सेकंड नंबर फर्स्ट पे डिविजिबल है, फर्स्ट नंबर पूरा डिवाइड कर रहा है सेकंड को। यहाँ पर मैं लिखूँगा सेकंड नंबर डिविजिबल बाय फर्स्ट, ओके। और मैं एल्स, देखें एल्स लगाने से पहले मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर एल्स लगाता हूँ ताकि मैं अपना टाइम बचा सकूँ। सेकंड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय फर्स्ट, सिंपल, मुझे सारा टाइप ही नहीं करना पड़ा, ओके। चेक करते हैं, सेकंड नंबर इज डिविजिबल बाय फर्स्ट और नॉट। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, क्या सोच रहे हैं? डिविजिबल है, बिल्कुल है। सेकंड नंबर इज डिविजिबल बाय फर्स्ट, ओके। अगेन हम इसकी आउटपुट को देखते हैं। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ 30, ओके, 30 नहीं 8 ले लेता हूँ और 30। सोचें, क्या 8 30 को पूरा डिवाइड करता है और नहीं करता? नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय फर्स्ट, सेकंड नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय फर्स्ट, ओके। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हों, 2 सूरतें हों, वहाँ पर इफ़ एल्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और ऑप्शंस मल्टीपल हों तो इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है जो कि मैं भी करवा भी चुका हूँ, तो अगेन करवाने का दिल कर रहा है क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ और ऐसी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करनी है। मैं ना यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ। 2 नंबर एंटर करने के बाद कौन सा नंबर बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर शो करवाना है या छोटा नंबर शो करवाना है, इस बार हम बड़ा नंबर फाइंड करते हैं, ओके। मैं यहाँ पर मैक्स लिख देता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी मैक्स इक्वल, सॉरी, इफ x greater than y, okay, max equal to x, if no else max equal to y, सॉरी मिस्टेक हो रही थी। अगर x बड़ा है y से तो x की वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज y की वैल्यू मैक्स में आ जाएगी। इस तरह मैक्सिमम हम शो करवा देंगे और यहाँ पर एक मैसेज देंगे, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल परसेंटेज d कॉमा मैक्स, ओके। और मैं यहाँ से कोड रन करता हूँ। जब मैंने कोड रन किया, फर्स्ट नंबर मैंने कर दिया जी 12, सेकंड मैंने कर दिया जी 45, ऑफ कोर्स 45 आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। जब हमारे पास 2 ऑप्शन हो तो इफ एल्स इस्तेमाल करते हैं। ये जैसे मैंने कंडीशन ट्रू होने पे ये चलेगा, फॉल्स होने पे ये चलेगा। असल में मैंने आपको समझाना है कंडीशनल ऑपरेटर, ओके। क्या होता है जी कंडीशनल ऑपरेटर में, ऐसे यहाँ पर कंडीशन दी जाती है x ग्रेटर देन y और इधर लगाया जाता है जी क्वेश्चन मार्क।
ये जो स्टेटमेंट है देखें, जैसे इफ है x ग्रेटर देन y, इफ की बजाय इधर वाली साइड पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दी मैक्स इक्वल टू x, आगे एल्स की जगह कॉलन लगा दिया। ओके, कॉलन के बाद मैक्स इक्वल y और आगे सेमी कॉलन। इस तरह से भी हम मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं और मैक्सिमम शो करवा सकते हैं। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, और ये है जी हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। अभी आप वही सेम रिजल्ट देखेंगे जो उसके साथ आ रहा था। कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है? 88, और ये देखिए 88 आ रहा है। कंडीशनल ऑपरेटर से भी हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। हम इसको और मुख्तसर करते हैं। अगर मैं इसको इस साइड पे ले जाऊं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ये कितना मज़े का काम हो गया है। देखें, कंडीशन ट्रू होने पे x की वैल्यू मैक्सिमम में जाएगी, फॉल्स होने पे y की। अगर वैल्यू x की y से बड़ी है तो x की वैल्यू इधर आ जाएगी। ऑफ कोर्स मैक्सिमम फाइंड करने का एक और शॉर्टकट मेथड हमने ढूंढ लिया, जो कि लैंग्वेज के अंदर तो मौजूद था। समझ लें, आपके लिए मैंने ढूंढ लिया 46। ओके, आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं जो आपका दिल करता है। ओके, तो ये होता है जी कंडीशनल ऑपरेटर। वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ रही है। मैं चाह रहा था कि मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपके साथ शेयर करूं एक ही वीडियो के अंदर, लेकिन जितनी बड़ी वीडियो होगी आप उसको नहीं देखेंगे। 44 मिनट्स की ये वीडियो हो चुकी है। बहुत कम स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से करेंगे और आपके जो इश्यूज़ हैं, आपको प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रही होती, वो भी समझ आने लग जाएगी। तो इंशाल्लाह अगला हिस्सा इस चैप्टर का बहुत जल्द आपके साथ वीडियो की सूरत में शेयर करूँगा। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।